हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास बिहार बीटीसी क्लास 6 का अध्याय नंबर 9 जंतुओं में गति। ठीक है, तो हम उन जंतुओं के गतियों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आप प्रतिदिन घर से विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से घर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घर से विद्यालय आप किसके सहारे जाते हैं? इसमें आपके शरीर का कौन सा अंग सक्रिय होता है? जब आप कुछ लिखते हैं तो शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप किसी को मोड़ कर देखते हैं, शरीर का कौन सा हिस्सा मोड़ने में सक्रिय होता है? आप कभी धीरे धीरे चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपने बाग बगीचे, खेत खलिहान में दौड़ते हुए जंतुओं को देखा होगा। आप यह अवलोकन करें कि ये सभी जंतु शरीर के किस अंग का उपयोग गति करने में करते हैं, गति किस प्रकार करते हैं। आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उस प्रकार की गति को हम लोग गमन करते हैं। आप किसी एक स्थान पर स्थिर होकर लिखते हैं, किसी को मुड़ कर देखते हैं या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं, तो इसे शरीर के अंगों की गति कहते हैं। तो क्या आपने कभी बैल, गाय या भैंस को एक जगह स्थिर रहते, उसे पूंछ हिलाते, जुगाली करते देखा? इसे गमन कहेंगे या गति कहेंगे। आप शरीर में होने वाले गतियों का अनुभव कीजिए और एक सूची बनाइए कि शरीर में किस प्रकार की गति हो रही है। ठीक है, इसमें जंतु में गमन के प्रकार, जैसे गाय है तो गमन में उसका अंग कौन सा प्रयुक्त होता है? पैर होता है, तो गमन के प्रकार वो चलता है। उसी तरह घोड़ा कीजिए, सांप को तो जान ही रहे हैं कि इसमें संपूर्ण शरीर का वो सहायता लेता है। वो और चलता कैसे? वो रेंग के चलता है। ठीक है, तो इस तरह है पक्षी, कीट, मछली, मेढक, छिपकली, ये सब जंतुओं की लिस्ट बनाना है आपको। अपने आसपास अन्य जंतु किस प्रकार से गति करते हैं, उसकी गति या गमन करने में कौन से अंग भाग लेते हैं, दी गई तालिका में भरिए। तो तालिका 9.1 में आपने जंतुओं के गमन में विविधता है आपने देखा। अब आते हैं मानव शरीर में गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पहले अपने शरीर की गतियों पर ध्यान दीजिए। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय अपने शरीर की गति पर गौर कीजिए। अपने हाथ की उंगली कलाई को मोड़ने, बाह एवं हाथ की गति पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए और इसका अवलोकन कर तालिका 9.2 में नोट कीजिए। इसमें हाथ देख लीजिए, शरीर का आपका भाग कौन कौन सा है। हाथ की उंगलियां हैं, कलाई है, कोहनी है, बाह है, गर्दन है, एड़ी है, घुटना है, पैर की उंगलियां है, कमर है, पीठ है। अभी देख लीजिए इसमें क्या है कि पूर्णतः घूमता है। अगर हाँ तो हाँ, उसको अंशतः घूमता, कम घूमता है या मुड़ता है तो लिखिए। झुकता है तो वो लिखिए, उठता है तो वो लिखिए, गति बिल्कुल नहीं करता है तो वो लिखिए। इस तरह लिस्ट बना सकते हैं। अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियों का अवलोकन करते समय आपको यह जानने का प्रयास किया कि कुछ अंग किसी भी दिशा में आसानी से घूम सकते हैं, कुछ अंग एक ही दिशा में घूमते हैं। शरीर के कुछ अंगों को हम नहीं घुमा सकते हैं। शरीर की अंगों में इस तरह की गतियाँ क्या क्या कारण है? चलिए, क्रियाकलाप 1। एक तख्ती लीजिए, पिक्चर 3.1 में दिया हुआ है। अपने हाथों पर चित्र में दर्शाए गए स्थिति के अनुसार डोरी या रस्सी से अपने मित्रों की सहायता से बंधवा लीजिए। ठीक है, और हाथ को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ सकते हैं? इस प्रकार आप शरीर का ऐसा अंग जहाँ से वो मुड़ जाता है, वहाँ से किसी छड़ या तख्ती को रख के बांध लीजिए और मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप सभी अंगों को मोड़ पाते हैं? तो शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं, उस हिस्से को हम लोग संधि या जोड़ कहते हैं। यानी वहाँ जहाँ पे वो मोड़ सकता है संधि या जोड़ कहते हैं। यदि शरीर में संधियाँ ना हो तो हमारे शरीर में गति संभव है? हमारे शरीर की विभिन्न संधियाँ कैसे बनी? तो आप अपनी उंगली द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों, जैसे हाथ, पैर, उंगली को दबाइए। इन हिस्सों को दबाने पर आप अनुभव करेंगे कि आपकी उंगली किसी कठोर चीज़ को दबा रही है। ये कठोर संरचना जो होती है ना, वो हमारी अस्थियाँ होती है। शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं, वास्तव में भी अस्थियों का संधि स्थल है। अनेक अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है। शरीर को मोड़ना, घुमाना, झुकाना इस बात पर निर्भर करता है कि संधि स्थल पर अस्थियाँ एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी है या संधि स्थल की बनावट कैसी है। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार विभिन्न प्रकार की संधि होती है। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की बनावट अस्थियों के संधि स्थल पर अस्थियों की बनावट पर निर्भर करती है।
शरीर को मोड़ने की प्रकृति इस संधि पर निर्भर करती है कि इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है। इसे हम कंगाल या कंगाल तंत्र कहते हैं। जो पिक्चर में आप देख लीजिए, कंकाल तंत्र, यह अस्थियों का एक ढांचा बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि संधियों के जोड़ मतलब संधि या जोड़ के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें है कंदुक या खलिका संधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। तो अब इसका क्रियाकलाप देख लीजिए। ये आप पिक्चर में देख सकते हो ना, मानव कंकाल तंत्र का चार्ट बना हुआ है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी के जोड़ को समझने के लिए एक छोटे फ्यूज बल्ब को एक नारियल के खोल में रखकर चारों दिशाओं में घुमाने का प्रयास कीजिए और एक कागज़ का बेलन बनाकर किसी पुराने छोटे रबड़ के गेंद के छेद में डालकर किसी कटोरे में घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या बल्ब नारियल के खोल में या रबड़ की गेंद कटोरे में आसानी से सभी दिशा में घूमती है? क्या कागज का बेलन कटोरे के चारों ओर घूमता है? कागज के बेलन की तुलना हाथ तथा गेंद को हाथ के एक सिरे से कर सकते हैं। देखिए, फ्यूज बॉल और नारियल बॉल इसी तरह रखना है, इसमें रखिए। उसी तरह रबड़ की गेंद में कागज के बेलन को घुसाइए। और इसमें देख लीजिए आपका ये मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है, हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच में कंदुक खलिका संधि जो बना हुआ है वो देख लीजिए। तो कटोरी कंधे के खोल वाले हिस्से से गेंद को हाथ की हड्डी के ऊपरी सिरे के गुंबदनुमा हिस्से से तुलना कर सकते हैं। हाथ की हड्डी का ऊपरी गोल वाला हिस्सा कंधे की कटोरी यानी खोल में धंसा रहता है और हाथ की हड्डी का गोल हिस्सा कंधे की अस्थि गुहिका में स्वतंत्र रूप से घूमता है। तो आप अपने हाथ के कंधे वाले हिस्से को घुमा कर देखिए, क्या हाथ स्वतंत्र रूप से चारों दिशा में घूमता है? किसी क्रिकेटर की बॉल फेंकते हुए हाथ की गति का अवलोकन कीजिए कि कैसे घुमाता है। सेकेंड पॉइंट, कोहनी की संधि या घुटने की संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। जो कंधे वाली मैंने बोला तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था, और इसको बोलते हैं कब्जा संधि, यानी इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। देख लीजिए, पीछे में देख भी सकते हैं घुटने की अस्थि संधि कैसे होता है। कोहनी की संधि पर बांह के अगले हिस्से को चारों ओर घुमाने की कोशिश कीजिए। क्या आप बांह के अगले हिस्से की कोहनी की संधि से उसी प्रकार घुमा सकते हैं जैसे पूरी बांह को कंधे की संधि से घुमा पाए थे? कंधे और कोहनी की संधि में अंतर है। कोहनी से आगे बांह को आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही दरवाजे में लगे कुंजे के कब्जे के कारण दरवाजा एक ही ओर खुलता है। इसे कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ऐसी संधि घुटने में भी मिलती है। इस तरह की संधि जो होती है ना, शरीर के किस हिस्से में होती है अवलोकन कीजिए। देखिए, कोहनी की अस्थि संधि यही है और घुटने की अस्थि संधि देख लीजिए। थर्ड आते हैं धुराग संधि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पाई बोटल ज्वाइंट। ये क्या होता है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग संधि बोलते हैं या पाई बोटल संधि भी बोलते हैं। इसके द्वारा सिर को किसी भी झुकाव पर घुमा सकते हैं। सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की गति से किस प्रकार भिन्न है, इसका अनुभव करें। तो आते हैं अचल संधि पे। धुराग संधि होता है कि पाई बोटल ज्वाइंट या गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को कहते हैं। अब आते हैं अचल संधि। इसको बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। हमारी खोपड़ी कई अस्थियों के जोड़ने से बनी है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती।
ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। आप मुंह खोलिए, बंद कीजिए, निचले जबड़े को हाथ से नीचे बल लगा कर स्थिर कीजिए, ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऊपरी जबड़े को गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी के मतलब के मध्य अचल संधि होता है। ऊपरी जबड़े, समझ रहे? ऊपरी जबड़े। अब आगे पढ़ते हैं। ये आपको खोपड़ी के पिक्चर देख लीजिए, ऐसे होता है खोपड़ी। कंकाल तंत्र एवं शरीर का ढांचा के बारे में पढ़ते हैं। आपने मकान बनाते समय देखा होगा कि मकान का ढांचा तैयार करने के लिए लोहे के छड़ों को एक दूसरे से बांधा जाता है। मकान का स्तंभ और छड़ तैयार करने में छत तैयार करने में छड़ों का उपयोग किया जाता है। तब इसे सीमेंट, बालू और गिट्टी के साथ मिलाकर इसके ऊपर ढाला जाता है। मकान का निर्माण किया जाता है। क्या बिना छड़ के मकान स्थिर रह सकता है? इसे आकृति प्रदान की जा सकती है। क्या आपने मिट्टी के घर की छतों को देखा है जिसपे खपड़ा बिछाने के पहले बांस तथा बांस की पट्टी को बांधकर छप्पड़ के ऊपर छाजन किया जाता है? क्या इसके बिना छप्पड़ संभव है? मेले में जाकर पंडाल को देखिए, अनुमान लगा सकते हैं कि बिना बांस के फ्रेम का पंडाल बन सकता है। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक उसी प्रकार शरीर को एक आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। इसी ढांचे को हम लोग कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। आप देख लीजिए पिक्चर 9.10 में पैर की हड्डी का एक्सरे कैसे होता है, ये देख लीजिए। कल को आपको हड्डी टूट जाए ना तो फिर काम आएगी ना भाई। हम अपने शरीर की अस्थियों या संधियों को दबाकर अनुभव कर सकते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका एक्सरे चिकित्सक की सलाह पर करवाया गया है? चिकित्सक एक्सरे के चित्र से चोट के कारण का पता लगाता है। आप शरीर के विभिन्न हिस्सों को एक्सरे के चित्रों को इकट्ठा करके अस्थियों के ढांचों को देख सकते हैं। यानी एक्सरे कीजिएगा तो आपको आपकी जितनी भी अस्थियाँ कैसी कैसी हैं वो दिख सकती हैं। अब आते हैं क्रियाकलाप 3। इसमें आप क्या करना है, अपनी कोहनी को दूसरे हाथों से थोड़ा दबाइए कोहनी, जो हमारा कोहनी, इसको बाह को मोड़िए, बाह को मोड़ना है और सीधा कीजिए। इस क्रिया को कई बार दोहराइए। इसी प्रकार अपनी कलाई को कस के पकड़िए और हथेली को घुमाइए। अपनी उंगली की किसी जोड़ को दूसरे हाथ की अंगूठे और उंगली से कस से पकड़िए और उंगली को ऊपर नीचे लाइए। इन क्रियाकलाप से आपको क्या पता चलता है? क्या कंधे से लेकर उंगली तक आपकी बाह में एक ही हड्डी है? नहीं, यदि नहीं तो बाह और हाथ के अलग अलग हिस्से को मोड़कर घुमाकर आप अधिक से अधिक कितनी अस्थियों को गिन सकते हैं। इसी तरह पैर की अस्थियों के बारे में पता करने का प्रयास कीजिए। आप देख चुके हैं कि अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियाँ जुड़ी रहती हैं। ये पेशियाँ जो होती है ना, अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी रहती है। इन रेशे को हम लोग टेंडन बोलते हैं, कंट्रा बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दो अस्थियां आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी होती है, इसको हम लिगामेंट बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हो, ये आपके 9.11 में हाथ की अस्थियों का पिक्चर है और यहाँ पे देखिए 9.12 में घुटने की जो अस्थि है, इसमें मांस अस्थि के साथ पतंगुली की हड्डियाँ स्नायु से जुड़ी, लिगामेंट से जुड़ी हुई। देखिए बीच में लिगामेंट जो लगा ना उससे जुड़ा हुआ है। अब आते हैं पसली पिंजर। लोग कहते हैं ना एक फैट में पसली तोड़ देंगे, तो पसली के बारे में देख लीजिए भाई। ये पसली पिंजर है। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रखिए। अपनी छाती और पीठ को दबा दबा कर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। छाती की पसली अस्थियों को आप गिन सकते हैं। आप अनुभव करें कि पसली की अस्थियाँ जो होती है ना, विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई है। पीठ से होते हुए रीढ़ मेरुदंड तक चली गई है। आपका मेरुदंड का पिक्चर है। ये पसली पिंजर एक पिंजरा की तरह रचना बनाती है। आप पता कीजिए इस पसली के पिंजर के अंदर कौन कौन से अंग है। देखिए, आप अपने मित्र को आगे की ओर बिना घुटना मोड़े झुकाइए। पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। आप उसकी पीठ के बीच ऊपर से थोड़ा नीचे थोड़ा दबा के स्पर्श कीजिए। आपको एक लंबी कठोर रचना का अनुभव होता है। आपके द्वारा अनुभव की गई रचना उसका मेरुदंड होता है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। इन छोटी छोटी अस्थियों को हम लोग कशेरुक कहते हैं, कशेरुक। या यदि वो मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता ना, तो क्या आपके मित्र झुक पाते? अपने मित्र को खड़ा होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का देने की कहिए। आप देखेंगे जब आपका मित्र दीवार पर धक्का लगाता है तो उसके कंधे के समीप
दो उभरी अस्थियाँ दिखाई देती है, कंधे के मतलब कंधे के समीप कह रहा, दो उठी हुई, इन्हें हम कंधे की अस्थियाँ कहते हैं। कंधे की अस्थियों को हम अंश अस्थियाँ भी कह सकते हैं। ये कंधे की अस्थियाँ देख लीजिए, ये हमारा पसली पिंजर, पीड़ा है भाई, पीड़ा। अब आते हैं कमर की अस्थियों का पिक्चर इसमें है। कमर की अस्थियों को श्रेणी अस्थियाँ कहते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। इनको स्थिर रखने के लिए धरातल बनाता है। औरतों में यह थोड़ा बड़ा और ज़्यादा कठोर नुमा होता है, ठीक है। ज़्यादा इसलिए होता है कि माता में के गर्भ में पल रहे शिशुओं को ये स्थिर रखता है, इसलिए ये होता है कमर की अस्थियाँ। अब आते हैं उपास्थि के बारे में। इसका हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5। क्या होता है, आप अपने कानों को छूकर और नाक को हिलाकर देखिए। आप क्या अनुभव करते हैं? कान का ऊपरी और निचला हिस्सा आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह अस्थियों की तरह कठोर नहीं होती बल्कि लचीली होती, इसे उपास्थि कहते हैं, ठीक है। तो आपने कंकाल के संदर्भ में शरीर की अस्थियों का अनुभव किया। यह भी जाना कि बाह, कोहनी और पैर या घुटने की अस्थियों से मांसपेशियाँ जुड़ी होती है। जब आप हाथों को फैलाकर मोड़ते हैं ना, तो पदांगुली के सहारे खड़े होते हैं। बाह या घुटने के पीछे की मांसपेशियाँ जो होती है ना, संकुचित होकर फूल जाती है, समान अवस्था से पूर्ववत अवस्था में आ जाती है। पेशियों के संकोचन से अस्थियों की संधियों पर भी झुकाव होता है। शिथिलन से संधियाँ अपनी पहली स्थिति में आ जाती है और पेशियों के संकोचन और शिथिलन से शरीर में हलचल या गति आती है। इसी मांसपेशी और अस्थियों के सहारे हम शरीर में गति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा कान है जिसको उपास्थि बोलते हैं इसका, और हाथ को सीधा रखते और मोड़ते जिसमें अस्थि के साथ मांसपेशियाँ जुड़ी हुई है। देखिए पिक्चर 9.18 में। अब देखिए, अब इसमें क्या दिया मतलब बॉक्स में, अभी तक आपने जिन जिन हड्डियों को ढूंढ पाए हैं उनको अपने कंकाल के चित्र में पेंसिल या रंग भरा होगा। अपने साथियों को चित्र को देख के पता लगाइए कि आपके साथियों ने कौन सी अतिरिक्त हड्डी ढूंढ ली है। इन हड्डियों को अपने शरीर में ढूंढिए और अपने द्वारा बनाए गए चित्र में दिखाइए। चलिए अब आता है जंतुओं में गति। कुछ जंतु दौड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मछली जल में तैरती है। गमन करने की इतनी विविधता का कारण क्या है? तो क्रियाकलाप आप 6 इसमें क्या है, खेतों या बगीचों में केंचुओं को आपने चलते हुए देखा है। इसे किसी कांच की पट्टी, टाइल या खपड़ा इत्यादि पर रखकर गौर से देखिएगा। केंचुओं का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक छल्लों का बना हुआ आपको दिखेगा। केंचुओं को थोड़ा सा दबा कर अनुभव कीजिए, यह मुलायम प्रतीत होता है। केंचुओं के शरीर में अस्थियाँ ही नहीं होती है, इनके शरीर में पेशियाँ होती है। इन पेशियों के संकुचन और शिथिलन से इसका शरीर घटता बढ़ता है। चलने के दौरान केंचुआ अपना पिछला जो हिस्सा होता है ना, उसको भूमि में जकड़े रहता है और अगला हिस्सा को चलने की दिशा में फैलाता है। इसके बाद अगले हिस्से से भूमि को पकड़ता है, फिर पिछले हिस्से से जमीन को पकड़ कर छोड़ देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है, पिछले हिस्से को आगे की ओर खींचता है, इससे वह चलने की दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को केंचुआ बार बार दोहराता है और चलने की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। लेकिन आपको सोचना होगा कि केंचुआ शरीर के हिस्से से जमीन को कैसे पकड़ता है, ये कैसे टिकाता है। इसके लिए आवर्धक लेंस की सहायता से केंचुआ को उलट कर देखिए। आप देखेंगे कि केंचुए के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है। इस बाल जैसी आकृति को सूक कहते हैं। ये सूक जो होती है ना, वो पेशियों से जुड़े होती है। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है। आप जानते हैं कि केंचुआ मिट्टी को खाता है। केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे वायु मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसलों को अच्छी पैदावार होती है। तो मिट्टी के भुरभुरा हो जाने से पौधे की जड़ों को पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। अब आगे बढ़ते हैं घोंघा। आपने खेत या बगीचों में घोंघा को चलते हुए देखा होगा। चलते हुए घोंघा का अवलोकन कीजिए। घोंघा का जो शरीर होता है ना, वो कठोर चीज़ से ढका होता है, इसे हम लोग कवच कहते हैं। क्या होता है? कवच कहते हैं। ये घोंघे का कहने का मतलब है ब्राह कंकाल। यह कवच अस्थि से भिन्न होता है, इसमें कोई संधि नहीं होती है।
चलते हुए घोंघा का जब आप देखेंगे ना तो कवच के नीचे जमीन पर फैली मांसल संरचना होती है जिसे हम पाद कहते हैं। पाद मांसल होता है, ढींड पेशियों का बना होता है। पाद में लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है और घोंघा के मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है। घोंघा इसे कवच के अंदर छुपा लेता है। अब आता है तिलचट्टा के बारे में। पहले तिलचट्टा के बारे में पढ़ाएंगे, इससे पहले पिक्चर देख लीजिए पिक्चर भाई। बहुत क्या आपको पता है तिलचट्टा का रहने का घर किधर है, उनका होम किधर है? इसके लिए अंधेरे एवं नमी वाले स्थानों का अवलोकन कीजिए जहाँ पर झुंड के झुंड मिलते हैं। इन तिलचट्टों को गौर से देखिए। ये ज़मीन पर चलते हैं, दीवारों पर चढ़ते हैं, हवा में उड़ते भी हैं। इनके पैर जो होते हैं 3 जोड़ी होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इनका शरीर कठोर ब्राह कंकाल से ढका होता है, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये ब्राह कंकाल जो होता है कई खंडों में बटा होता है। देख लीजिए पिक्चर में तिलचट्टा का अधोभाग और ये पृष्ठ भाग। अब आते हैं पक्षी पे। पक्षी का कंकाल आप देख लीजिए पिक्चर में कैसा होता है। आपने आसपास खेत खलिहानों घर के मुंडेर पे कबूतर, कौवा, गौरैया, अन्य उड़ने वाले जंतुओं को देखा होगा। ये सभी पक्षी हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। इनका जो अस्थिया होता है ना खोखली होता है परंतु मजबूत होता है। अस्थियों के खोखले हिस्सों को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं जिनमें हवा भरी होती है। अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरने के कारण इनका शरीर जो होता है ना हल्का होता है। अग्रपाद की अस्थियाँ जो होती है रूपांतरित होकर पक्षी का डैना बनाती है, पंख बनाती है। तो वक्ष की अस्थियाँ नाव के आकार की होती है जिससे मोटी पेशी लगी होती है। तो मांसपेशी से लगा कंडरा डैना की अस्थि से जुड़ा रहता है और मोटी मांसपेशी के खिंचाव से डैना फैलता है और शिथिलन से डैना जो होता है ना नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इस तरह डैना के फैलने और नीचे गिरने से पक्षी हवा में उड़ते हैं। डैना जब नीचे आता है तो ये फैलकर हवा पर थपड़े करता है तो पक्षी ऊपर उठता है। ऊपर लिए जाते समय डैना शरीर से सटा होता है ताकि विपरीत दिशा में थपड़े नहीं लगे। आप कुछ ऐसे पक्षी का अवलोकन कीजिए जो पानी पर तैरते हैं, कुछ ऐसे पक्षी जो हवा ज़्यादा नहीं उड़ पाते, उनकी सूची बनाइए। अब आते हैं मछली पे। देख लीजिए मछली का पिक्चर। गाना सुना होगा ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। चलिए, तो इसमें क्या है कि मतलब मछली के बारे में है कि देखो आप कागज़ की नाव बनाना जानते हैं? यदि नहीं जानते तो अपने मित्र से नाव बनाकर पानी में तैराइए। नाव पानी में तैरने लगती है तो नाव का जो अगला भाग होता है ना, आप पछला भाग को देखिए। इसकी तुलना मछली के शरीर की बनावट से कीजिए। आपको दोनों में कुछ समानता नजर आएगी। मछली का अगला और पिछला हिस्सा नाव से मिलता जुलता है। मछली के शरीर की यह आकृति उसे तैरने में मदद करती है। क्या पक्षियों का अगला और पिछला हिस्सा नुकीला होता है? इसी तरह मछली को तैरने तथा पक्षी को उड़ने के लिए ऐसा बनावट क्यों जरूरी है? शरीर की ऐसी आकृतियाँ धरारेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में आसानी से तैर सकती है। मछली के शरीर के अगले और पिछले हिस्से के निचले भाग में पक्ष लगे होते हैं। उसकी पूंछ पर भी पक्ष लगे होते हैं। पिक्चर में पक्ष देख लीजिए, पक्ष पीछे वाला। हाँ, मछली का कंकाल ढींड पेशियों से ढका होता है। मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से ये पक्ष यानी फिन को ऊपर नीचे अगल बगल करती है और शरीर को थोड़ा तरंग गति देकर तैरने की दिशा में आगे बढ़ती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया होगा कि गोताखोर अपने पैरों में इन पक्षी की तरह के पिपलर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब आते हैं नाग राजा के बारे में। भाई बड़ी डर लगता है सांप को देखते हैं तो। आपने सपेरा को सांप चलाते हुए देखा होगा। क्या ये सीधा चलता है? सर्प का जो मेरुदंड होता है ना लंबा होता है और लचीला होता है। और सांप के शरीर में अनगिनत वलय होते हैं, बहुत वलय होते हैं भाई। ये वलय जो होता है ना मांसपेशी के सहायता से लहरदार गति उत्पन्न करते हैं। लहरदार गति जो होता है शरीर के कुछ हिस्सों के वलय का एक छोर संकुचित करता है, दूसरा छोर फैलाकर आगे बढ़ाता है। तो फैला हुआ वलय का हिस्सा संकुचित होता है और संकुचित हिस्सा जब फैलता है तो वलय आगे की ओर धक्का देता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो। इस तरह आपने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियां और पेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और स्वयं की गति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।
तो ये सब इंग्लिश वर्ड है। देख लीजिए गमन को क्या बोलते हैं, संधि को क्या बोलते हैं, ये सब वर्डिंग है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। और इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है वो आप देख लो। अच्छे से देख लीजिए, काम आएगा। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट वाले हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो मैंने आज पूरे ख़त्म कर दिए।